A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Wadhwani, your English teacher. Today we'll be doing the ISC previous year's paper of English Literature prose part. ओके पोइट्री और टेम्पेस्ट हम ऑलरेडी करवा चुके हैं. टेम्पेस्ट का हम 2020 करवा चुके हैं. 19 का थोड़ा सा पार्ट है वो बाकी है. दैट विल आल्सो बी डन टुडे. टुडे वील बी डूइंग प्रोज जिसमें सिंगिंग लेसन, साउंड मशीन और बी वर्ड्सवर्थ हैं. एंड दीज थ्री हैव बीन गिवन, जिसके दो पार्ट्स जो हैं बी वर्ड्सवर्थ और साउंड मशीन 2020 में दिया हुआ है जो ये वाला पेपर है, और 2019 में दिया हुआ है साउंड मशीन का पेपर. दैट आल्सो वी विल डू. तो एक चीज याद रखना, ये जितने भी पेपर्स है ये सिर्फ आपके 19 और 20 के एग्जाम में ही आए हैं. 21 में एग्जाम हुआ नहीं था और उससे पहले के जो भी पेपर्स थे उसमें ये दोनों बुक्स नहीं थी. ठीक है, तो जितना हम करवा रहे हैं सिर्फ उतना ही प्रीवियस ईयर का पार्ट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. 18, 17, 2017, 2016 में कुछ भी नहीं आया था. तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2020 जिसमें इतना था. अगेन आई एम टेलिंग योर्स विल बी ऑफ 4 मार्क्स. 2022 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन बी वर्ड्सवर्थ एंड द यंग नरेटर. अब इसमें बहुत सारी चीजें थी, तो ऐसे तो पूरी स्टोरी में लिखी. इन केस योर कम ऑफ 4 मार्क्स, तो आप उसको टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो कि प्लीज ऑर्डर में रखना. सबसे पहले उनका हाउस में हुआ था. ठीक, किसके जो छोटा बच्चा था, यंग नरेटर था, उसके हाउस में हुआ था. उसके बाद दे हैड गॉन टू अ पार्क आल्सो, जहां पर वो ऊपर तारे एंड कॉन्स्टलेशंस का नाम गिना रहे थे. वो वाली कॉन्वर्सेशन को अलग लिख लेना अपने पास. आई एम जस्ट टेलिंग कि आप इसके नोट्स अगर प्रिपेयर करोगे तो कैसे करोगे. ठीक, और उसके बाद बी वर्ड्सवर्थ के घर पे, ठीक है, बी वर्ड्सवर्थ BW मैंने लिखा हुआ है, उसके हाउस में भी इनका कॉन्वर्सेशन हुआ था. तो 3-4 प्लेसेस में इनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी. उसको आप अलग अलग अपने पास नोट कर लेना इन केस ऐसा कुछ आ जाता है. अब क्या कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द इंटरेक्शन between B. Wordsworth and the young narrator. Most of the candidates were able to show the interaction between B. Wordsworth and young narrator. However, some candidates could not recall the story well. क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक्स्ट नहीं पढ़ा होगा ढंग से, इसलिए they cannot do the story well. Came up with some vague statements from the first half of the story. जो सिर्फ स्टार्टिंग में जहां यंग नरेटर के घर पे जब वो बीज देखने आता है, सिर्फ उतना सा पार्ट था, तो बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ उतना ही लिख दिया था. द रेस्ट ऑफ द स्टोरी वॉज नॉट रेफर्ड टू इन द आंसर, इवन तो यहाँ पर पूरा स्टोरी का इंटरेक्शन पूछा गया है. ओके, तो द इंटरेक्शन बिटवीन द टू अनलाइकली पीपल स्ट्रेचेस थ्रू आउट द स्टोरी, बट द कैंडिडेट्स डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड दिस. और ये जो इंटरेक्शन था ये पूरे सीन, पूरी स्टोरी में खिंचा है, बट स्टूडेंट्स ने उसको नहीं लिखा था. जब आप इसको प्रिपेयर करोगे तो उसको अलग अलग प्रिपेयर कर लेना, उनके नरेटर के घर में, बी वर्ड्सवर्थ के घर में, और जो पार्क में था उसके बाद. ठीक है, फिर उसके बाद कुछ सजेशन भी दिए हुए हैं. encourage students to do detailed reading of the text. again I'm saying कि वीडियो देख करके इसमें जितनी भी मीनिंग्स हम स्टोरी में हमने पढ़ाई थी वो सब हमने टेलीग्राम पर भेज दी है. उसको अपने पास अपनी बुक में लिख करके 2-3 बार बैठ करके उस पूरी स्टोरी की रीडिंग कर लो. हाँ, साउंड मशीन थोड़ी सी टिपिकल पड़ती है, बट स्टिल अगर आप उसके नोट्स बना लोगे तो आपको वो भी आसान हो जाएगा पढ़ने में. बट बी वर्ड्सवर्थ इज अ स्मॉल स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, तो आप उसको 2-3 बार पढ़ सकते हो, आपको और अच्छे से वो समझ में आएगी. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हम इसके आंसर्स भी सॉल्व करवाएंगे. व्हाट डिड द नरेटर लर्न फ्रॉम हिज फ्रेंड. ये वाला जो क्वेश्चन है ये सैम्पल पेपर में भी पूछा गया था. व्हाट क्वालिटीज वर टू बी रिटन. क्वालिटीज सच एज द सूदिंग पावर ऑफ नेचर, एम्पैथी विद लाइफ. देखो इसको अपने पास पॉइंट्स में नोट डाउन कर लेना कि उसने क्या क्या चीजें लर्न की थी. नंबर 1, द सूदिंग पावर ऑफ नेचर, एम्पैथी विद लाइफ, ओके, सेंसिटिविटी, द जॉय इन सिंपल थिंग्स, all that B. Wordsworth taught by example were not brought out by many candidates. ये सारी चीजें नहीं लिखी थी, और ये सारी चीजें हम नंबरिंग करके अपने पास नोट डाउन करके रख लेना. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज,
थर्ड क्वेश्चन था इनका कि डू यू फील दैट बी वर्ड्सवर्थ वाज एन एस्केपिस्ट. एस्केपिस्ट इज अ पर्सन जो भाग रहा होता है अपने लाइफ में या चीजों से भाग रहा होता है, अनप्लीजेंट चीजों से भाग रहा होता है. तो कैंडिडेट्स वर एंटाइटल्ड टू देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड रिएक्शन टू द कैरेक्टर. हाउएवर, the reasons for labeling B. Wordsworth an escapist or otherwise with reference to the text were not present in the answers given by most candidates. Means whenever you will write an example और अगर आप कोई भी argument भी दे रहे हो तो आपको उसमें text का reference देना जरूरी है. इसीलिए I am saying 100 times कि at least बार बार उसको read करो, quotes उसके prepare करके रखो. ओके, देन द फर्स्ट क्वेश्चन. फिर से अब ये वाले जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन था डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन बी वर्ड्सवर्थ एंड यंग नरेटर. तो इसी का ये वाला पार्ट दिया हुआ है. द स्टोरी बी वर्ड्सवर्थ हैज कैन बी इंटरप्रेटेड एज द कमिंग ऑफ एज स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय हु एनकाउंटर्स अ स्ट्रेंज कॉलर एट हिज होम. ये स्टोरी किसके बारे में? इनके बारे में. बहुत देखो इसमें क्या किया है, क्योंकि ये 8 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक, तो इसमें उनको ओपनिंग लाइन, बीच का पैराग्राफ, नाइस क्लोजिंग सब दिया है. आपको जितना पूछा गया आप सिर्फ उतना लिख सकते हो. हिज हैरिड एंड प्रैक्टिकल मदर डज नॉट हैव मच टाइम. ये पूरा वही वाला पार्ट था जितना उन्होंने मतलब जितना भी उनका घर का और अलग अलग जगह का था. तो यहां से लेकर के जहां तक यहां पर यहां तक, ठीक है, ये उनका वो वाला पार्ट था जो उनके घर वाला पार्ट था. इसका जो पीडीएफ होगा ये अभी हम अगर हम समझाने बैठेंगे तो तुम लोग को 1 घंटा यहीं पे लग जाएगा. आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. फिर उसके बाद यहां से लेकर के द यंग नरेटर्स एंड बी वर्ड्सवर्थ सून बिकेम फ्रेंड्स क्वाइट अननोन टू द नरेटर्स मदर. उसके बाद उसका बॉय उसको कहां पर मिगल स्ट्रीट पर मिला एज ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल वन डे. B. Wordsworth declared that he had been waiting for his young friend for a long time. He invited the young boy to come to his yard and eat mangoes. ये next वाली उनकी conversation हुई थी, ठीक. The boy noticed that the yard seemed all green with mango, coconut and plum trees. ओके, तो ये 3 ट्रीज थे. बहुत बेसिक चीजें भी हैं, ये आप इसमें पढ़ लेना. इनके ऑथर्स के नाम पढ़ लेना. पता चला काउंसिल आपसे डायरेक्टली यही पूछ ले कि ये किसने लिखा था. द प्लेस लुक्ड वाइल्ड एज दो इट वाजंट इन द सिटी एट ऑल. वन कुडंट सी द बिग कंक्रीट हाउसेस इन द स्ट्रीट. द बॉय ओवर enjoyed the sweet mangoes and of course his mother was angry at him, beat him rather badly. तो ये वाला जो उनका कॉन्वर्सेशन हुआ था उसके यार्ड में, इसको अलग आप मेंशन करोगे, ठीक. और उसके बाद फिर वो उसके घर पे गया. जब उसको मार पड़ी तो वो उसके घर पे गया. द बॉय गोज टू बी वर्ड्सवर्थ हाउस. इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग ऑन व्हाट हैड हैपेंड, बी वर्ड्सवर्थ टुक हिम फॉर अ वॉक टू द रेस कोर्स. फिर ये लोग जा करके both of them then lay on the grass, ठीक. तो ये उनका कॉन्वर्सेशन हुआ था. फिर B. Wordsworth told him, I want you to think how far as those stars are from us. B. Wordsworth also told the young boy an oblique story of a relationship between boy poet and girl poet. ये उसने अपने घर पे बताया था शायद. The boy realized that the story must be ऑटोबायोग्राफिकल. उसको लगा बॉय को कि ये जो स्टोरी है बी वर्ड्सवर्थ की वो उसकी खुद की है. With B. Wordsworth, the world became most exciting place as the two went for long walks together. They went to botanical places. Learn कर लेना कि कहाँ कहाँ पर वो लोग गए थे. Botanical garden and rock gardens. They climbed Chancellor Hill in the late afternoon. Watched the darkness fall on the port of Spain. ठीक, ये सारे लाइन्स है. देखो यहाँ पर क्या कहा गया कि आपको सीक्वेंसिंग करनी है इवेंट्स की. सीक्वेंसिंग का क्या मतलब होता है कि कहाँ कहाँ पहले, सबसे पहले वो लोग कहाँ गए थे. सबसे पहले बी वर्ड्सवर्थ वेंट टू द यंग नरेटर वेंट टू बी वर्ड्सवर्थ यार्ड जहाँ पर उन्होंने मैंगो खाए थे. उसके बाद थोड़ी सी उनकी कॉन्वर्सेशन वहां पर हुई थी. फिर उसके बाद बी वर्ड्सवर्थ घर गया, मार खाया, फिर वो वापस आया. बाद में जब नेक्स्ट डे वो वापस आया था स्कूल से उससे मिलने के लिए, तो वहां पर वो अपने उसके हाउस में गया. उसके हाउस से देन दे वेंट टू स्ट्रीट, ओके, फॉर अ वॉक. तो इधर उधर जहां जहां पर भी वो गया
उन सारी जगहों का लाइन में आपको ऑर्डर में लिखना है, फ्लो चार्ट बना करके भी लिख सकते हो। फिर B. Wordsworth did everything as though he were doing it for the first time in life. He did enjoy as though he were doing some church rite. ठीक, तो ये उतनी उसके बारे में दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। The next question is also very important. What did the narrator learn from his friend? जो बी वर्ड्सवर्थ था उससे उसने क्या सीखा था? बी वर्ड्सवर्थ या इस स्टोरी से आपको क्या लेसन्स मिलते हैं? द बॉय लर्नड अबाउट द इमेंसिटी ऑफ नेचर vis-a-vis the small often mean world riddled with materialism. जो मटीरियलिज्म में जूझा हुआ है, ठीक है, इन्वॉल्व है, उसके अलावा भी एक वर्ल्ड है, दैट इज द इमेंसिटी ऑफ नेचर। नेचर को कैसे आप सराहना कर सकते हो उसकी। नेचर एक्ट्स एज अ सूदिंग पावर इन हिज लाइफ, वर्ड्सवर्थ फिलोसफी है। द बॉय लर्न्स टू फील एंड एम्पथाइज, ये उसका सेकेंड पार्ट है कि बॉय को क्या फील होता है। अगर समझ लो कि अगर छोटी छोटी चीजें पूछी गई हो और आपके पास 4 पॉइंट्स भी हैं 4 नंबर में लिखने के लिए, तो आप चारों के चारों पॉइंट्स उसमें लिख सकते हो। द बॉय फील्स learns to feel and empathize. B. Wordsworth calls him a fellow poet because he can cry. Okay, there is a role of romance through B. Wordsworth's love story. यहाँ पर romanticism भी उसने involve किया है. Childlike enthusiasm that Wordsworth depicted in everything they did together influenced the narrator. He also learned to find the unusual in small things, or he also learned to find joy in the very small things. तो this is also a part. यहाँ पर ये हो गया उसका थर्ड, रोमांटिसिज्म वाला। चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म ने उसको बहुत इन्फ्लुएंस किया था नरेटर को, एंड दे फाउंड जॉय इन स्मॉल थिंग्स। ठीक, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको समझ में आते हैं उतने मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग इसमें बोली गई है ये वाला क्वेश्चन, डू यू फील दैट बी वर्ड्सवर्थ वाज एन एस्केपिस्ट? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। एस्केपिस्ट की वो मतलब ऐसा इंसान था जो अनप्लीजेंट चीजों से दूर रह रहा था या दुनिया से वो भाग रहा था। तो दो इसके पार्ट्स हैं, यू कैन राइट आइदर फॉर और अगेंस्ट। अगर आप इसके फॉर में लिखते हो तो कहोगे कि ही वॉज एन एस्केपिस्ट। यस, ही वॉज अ पर्सन जो अनप्रीजेंट चीजों से, जो वो चीजें या मटीरियलिज्म से वो भाग रहा था। ही वॉज नॉट अ सक्सेस एंड जस्टिफाइड इट बाय क्लेमिंग दैट ही वॉज राइटिंग अ ग्रेट पोएम। और यहाँ पर आप उसका क्या करोगे, कोट भी मेंशन कर सकते हो, जिसमें वो कहता था कि ही इज राइटिंग द ग्रेटेस्ट पोएम ऑफ द वर्ल्ड। और उसकी उसने एक लाइन भी बोली थी, द पास्ट इज डीप। ठीक, however this does not come about and he dies an old and ill person who has not achieved anything in life, and at last उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और at last he died. Illusion that he harbored were destroyed just as a patch of green was destroyed. ये वाली जो लाइन है आप as it is लिख सकते हो from the textbook, जहाँ पर लास्ट में दिखा गया है कि जहां पर एक साल बाद जब नरेटर उसे दोबारा से देखने गया तो वहां पर उसका घर यार्ड कुछ भी नहीं था, ये आप लिख सकते हो। एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय अ कंक्रीट जंगल। द great poem that he was about to write did not come about, and he even confines that the story of boy poet and girl poet was untrue. ठीक, ये भी उसने झूठ बोला था कि ये जो स्टोरी है वो झूठी थी, तो ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। देन अगर लोग कहते हैं कि वो एस्केपिस्ट, देखो अगर वो एस्केपिस्ट है क्योंकि यहाँ पर वो नेगेटिव टर्म्स में लिया गया, तो यहाँ पर आप उसकी नेगेटिव पॉइंट्स लिखोगे, उसके ड्रॉबैक्स लिखोगे कि आपको क्या लगता है कि वॉज ही अ सक्सेसफुल पोएट। और अगर यहाँ पर आप कहते हो कि वो एस्केपिस्ट नहीं था, तो यहाँ पर आप उसकी गुड डीड्स लिखोगे, प्रॉस एंड कॉन्स जैसे होते हैं, तो यहाँ पर आप उसकी गुड डीड्स लिखोगे या फिर सिर्फ उसकी अच्छाइयां लिखोगे। ही वॉज नॉट एन एस्केपिस्ट बट रादर अ पर्सन हु चूज टू ऑप्ट आउट ऑफ प्रैक्टिकल मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। मतलब दोनों में ही आपको इक्वल मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको लिखना सिर्फ एक ही साइड है। ओके, जैसे आप आर्ग्यूमेंटेटिव में करते हो वैसे ही आपको सिर्फ एक ही साइड पे लिखना है, दैट द पर्सन हु चूज टू ऑप्ट आउट ऑफ प्रैक्टिकल मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, his entire life is a way of living
he values nature, मतलब वो क्या करता है, he has a lot of value for nature for which she is not what she can give. He develops in the young boy a poetic sensibility. ये भी बहुत important point है कि वो उसका influence क्या था young narrator पर, कि वो उसके अंदर एक poetic sensibility लेकर आता है. He teaches him to embrace his emotion and powers of observation. ये भी वो narrator के लिए करता है, तो इसको भी आप mention करोगे. To feel the immensity and depth of nature. Apparently he does nothing, but here lies his uniqueness. Society constantly values a person by what he has and what he does. B. Wordsworth does nothing, achieves nothing. Even his great work of art is a failure. But ये बहुत important है. We end up believing कि उसकी life जो है was much richer and more meaningful than the drivers of the world. वो लोग जो world को drive कर रहे हैं, world में कोई contribution कर रहे हैं, पीपल बिलीव कि उससे ज्यादा बी वर्ड्सवर्थ की लाइफ फ्रूटफुल रही है, क्योंकि उसने यंग नरेटर की लाइफ में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस लाया है. वो खुद मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग रहता था एंड वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता था इन द नेचर. ठीक. फिर आता है साउंड मशीन. साउंड मशीन में यू हैव टू राइट द थीम ऑफ ऑब्सेशन. ऑब्सेशन फॉर व्हाट? ऑब्सेशन फॉर साउंड्स. ठीक है, ये उसकी थीम ही है जो पूरी स्टोरी में आप इसको देखोगे. अब क्या लिखा गया है इसका, some analysis that most candidates wrote a good summary of sound machine. They wrote in detail क्या क्या चीजें उन्होंने mention की. इंसिडेंट्स, क्योंकि 20 मार्क्स का था तो ऑब्वियसली उनके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए. आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके सिर्फ 4 नंबर का पेपर आएगा. They wrote in detail about the incidents of Mrs. Saunders cutting roses. प्रोटैगनिस्ट कौन है यहाँ पर? क्लॉजनर. ओके, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द स्टोरी घूम रही है. तो क्लॉजनर का ओन एक्सपेरिमेंटेशन बाय एक्सिंग अ लार्ज ट्री को जब उसने एक्स से काट दिया था, वो यहाँ पर लिखा गया है. क्लॉजनर्स एसेंट्रिसिटी. एसेंट्रिसिटी मतलब कि वो थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेवियर है उसका. ठीक. Strangeness as he insists Dr. Scott nurse the tree's wound with iodine. Means उसने कहा था ना कि put some iodine on the cut. ये सारी जो important lines थी ये इसमें पढ़ लेना. The protagonist का जो obsession था with sound was implicit. मतलब उसने डायरेक्टली नहीं बताया था कि हाँ आई लव साउंड्स और समथिंग. उसकी जितनी भी ये सब चीजें थी ये implicit थी. It was not expressed. दो words होते हैं, एक होता है implicit और एक होता है एक्सप्रेस्ड. दोनों एंटोनिम्स होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. इम्प्लिसिट होता है जिसमें आपको खुद एनालाइज करना होता है. ओके. एक्सप्रेस्ड होता है जो डायरेक्टली लिखा हुआ होता है वहां पर. तो यहाँ पर इट वाज इम्प्लिसिट. However, what made their answers stop short of being high order answer? कि उनका आंसर सबसे बेस्ट या हाई ऑर्डर या हाई मार्किंग वाला आंसर क्यों नहीं गया? बिकॉज दे डिड नॉट वीव इन देयर एनालिसिस. उन्होंने ये तो लिख लिया कि हाँ उसको ऑब्सेशन ऑफ साउंड है, बट along with the references. कौन से रेफरेंसेस? टेक्स्ट के रेफरेंसेस उन्होंने नहीं दिए और आपको देने हैं. ओके. डज नॉट एस्टैब्लिशिंग क्लॉजनर्स ऑब्सेशन फर्मली, जिसके कारण सब कुछ अगर आप ब्लू पेन से लिख दोगे, चीजों को हाईलाइट नहीं करोगे, कोटेशंस नहीं मेंशन करोगे, तो इट विल नॉट बी अ गुड आंसर. Quotations provided a rarity. Rarity means they were very less or they were scarce here. बिल्कुल भी नहीं थे या बहुत ही कम थे. ओके. नाउ अब क्या बोला गया है कि जो क्वेश्चन था पहले वो पढ़ लो. क्वेश्चन क्या था कि हाउ डज Roald Dahl depict the theme of obsession in his story The Sound Machine. तो इसका क्या आंसर था? That the story The Sound Machine deals with obsession for sounds. ठीक. फिर Klausner, a man passionate about sound, invents a machine capable of detecting frequencies beyond the reach of human hearing and converting them into audible sounds. ये लाइन, क्योंकि आईएससी की वेबसाइट का ही आंसर है, तो ये लाइन आप एज इट इज कॉपी कर सकते हो. भाई ऑब्वियसली साउंड मशीन बताओगे तो आप उसमें ये भी तो लिखोगे कि उसने जो डिवाइस बनाई थी वो कैसी डिवाइस थी. वो इट इन्वेंटेड अ मशीन
और वो किस चीज के लिए थी? इट वॉज केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग फ्रीक्वेंसीज बियॉन्ड द रीच ऑफ ह्यूमन हियरिंग एंड कन्वर्टिंग देम इनटू ऑडिबल साउंड्स। ये आप उसके लिए डिफाइन करोगे कि हाँ उसकी मशीन जो थी वो ऐसी थी। फिर क्या कहा गया है? ही क्रिएट्स अ मशीन विच इज बिजारली डिस्क्राइब्ड एज अ ब्लैक बॉक्स अबाउट 3 feet लॉन्ग। वो कैसी थी? इट वॉज डिस्क्राइब्ड एज ब्लैक बॉक्स जो कि 3 feet लॉन्ग थी, इन द शेप ऑफ अ चाइल्ड्स कॉफिन। जितनी बड़ी चाइल्ड की कॉफिन होगी उतनी। क्लोजनर 3 feet 1 feet 12 इंचेस। तो उसके अकॉर्डिंग आप 3 feet जो बड़ी वाली स्केल होती है उसके 3 feet नाप सकते हो। क्लोजनर प्लेसेस द मशीन इन द गार्डन, गार्डन में उसने रखी, एंड इज क्वाइट एक्साइटेड व्हेन ही नोटिसेस हिज नेबर मिसेस सॉन्डर्स कटिंग रोजेस। ही हियर्स अ फ्राइटफुल, वो जितनी बार चीजों को सुनता है या उस पर रिएक्ट करता है वो सारी चीजें आप इसमें मेंशन करोगे। ही हियर्स अ फ्राइटफुल पियर्सिंग श्रीक। ये पॉइंट अपने पास इसके स्पेलिंग्स और ये सब चीजें लिख करके रखना। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कोड कि वो क्या सुनता है। ही हियर्स अ फ्राइटफुल पियर्सिंग श्रीक, चीख सुनता है वो, यूज थ्रू हिज हेडफोन्स एंड रियलाइजेस द साउंड टू बी कमिंग फ्रॉम द रोज। ही प्लीड्स मीन्स ही रिक्वेस्ट मिसेस सॉन्डर्स टू कट वन मोर rose to confirm about his doubt. When confirmed, he tries relating his discovery to the lady. His absurd excitement scares the lady. जैसे वो बहुत ढंग से वो उससे पूछता है ना, ऐसे करके कि with all the intensity, फेंस पे वो ऐसे चढ़ करके पूछता है आपको कैसे पता चला, how did you know this, कि उनके पास नर्वस सिस्टम है कि नहीं है प्लांट्स के पास। तो उसका ये जो एब्सर्ड अजीब सा एक्साइटमेंट था, इट वॉज मेकिंग द लेडी स्केयर। वाई? क्योंकि उसमें क्या था कि उसके लेडी के मन में चल रहा था कि वो बस 5 मिनट में यहाँ से भाग जाएगी। ओके। और उसने ये भी एग्जाम्पल दिया था कि जो वो कैची है, क्या बोला गया था उसको, कोई वर्ड यूज किया गया था उसके लिए, जो जिससे हम लोग पेड़ काटते हैं, तो उससे अगर कोई यहाँ पर रिस्ट काट ले तो उसको कैसा लगेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल वो दे रहा था कि लेडी जो है वो डर जा रही थी। हु मेक्स अ डैश फॉर हर हाउस, क्लॉजनर गोज टू हिज मशीन and is able to hear a faint crackling sound. क्लॉजनर वापस जाता है और वो सुनता है एक बहुत ही अजीब सा क्रैकलिंग साउंड। ही एसोसिएट साउंड विद द पेन ऑफ द फ्लावर। उसको क्या लगता है कि ये जो साउंड है इट इज कमिंग बिकॉज द फ्लावर्स जो भी कट हो रहे हैं दे आर फेसिंग और दे आर फीलिंग द पेन। नेक्स्ट डे व्हेन ही टेक्स द मशीन टू द पार्क अक्रॉस द रोड, ये मेंशन कर देना क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उसके घर से बहुत दूर थी वो जगह। देन विद एन एक्स ही गिव्स अ जैब, जैब मीन्स उसने एक कट दिया था लार्ज ट्री में। ब्लेड कट्स इनटू द वुड, गेट्स स्टक देयर। एट that instant Klausner hears a harsh, noteless, enormous noise like a drawn out sob, means कि जो इंसान बहुत ज्यादा सिसक सिसक के रो रहा हो वैसे लग रहा था। he is horrified at the harm he has caused. The tree starts apologizing profusely, deeply, in a hurry. he calls, वो डॉक्टर स्कॉट को बुलाता है। डॉक्टर जब अराइव होता है तो क्लॉजनर बिहेव करता है इन द मोस्ट एसेंट्रिक very strange manner. He expects the nurse to nurse मतलब यहाँ पे डॉक्टर को यहाँ पे क्या कहा गया, he expects him to nurse the tree's wound, means to put an iodine or paste some iodine on the tree's wound, जो भी उसका घाव था ट्री का उस पे कुछ लगा देने के लिए। इसका जो कोट था, जो इसका कोट था आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। ओके। फिर when trying to drive out the truth of his experiment across the doctor, he gives one more jab, और वो एक और जोर से ट्री पे अटैक करता है। ठीक, तो उसके कारण क्या होता है, दैट रिजल्टिंग इन द डिस्ट्रक्शन, और उसके कारण क्या होता है कि जो ट्री की ब्रांच होती है वो उसके मशीन पर ही गिर जाती है। द स्मैशिंग साउंड इज सिंबॉलिक as it refers to the pain we inflict upon nature। और ये symbolic है किस चीज का, inflicting sound is symbolic, कि इसके कारण क्या मतलब ये इसमें ये भी थीम इसमें दिखाई जा सकती है कि जो नरेट ये क्लॉजनर जो था, जो प्रोटैगनिस्ट था, वो ये सारी चीजों का एक और थीम इससे बनता है दैट हम लोग what we do, we also harm the people, we also harm the nature, जिसके कारण इतना साउंड निकलता है जो हम लोग सुन नहीं पाते। ओके, we are deaf to the pains of the nature that we are providing to them।
तो ये वाला पार्ट भी इसमें दिया गया है। फिर उसके बाद ये आपका 2020 का पेपर खत्म हो गया, जिसमें सिर्फ 2 स्टोरीज आई थी जो आपके सेमेस्टर 2 एग्जाम से रिलेटेड है, 2022 एग्जामिनेशन से। देन 2019 में एक स्टोरी आई थी, दैट वाज द सिंगिंग लेसन। यू हैव टू टेल हियर with close reference to the short story the singing lesson, describe how the lesson as it progresses becomes an echo of Miss Meadows feelings, कि कैसे वो जो लेसन था उससे मिस मेडोज की फीलिंग्स का पता चल रहा था। सबसे पहले क्या लिखा है, दिस क्वेश्चन वाज अटेम्प्टेड by many candidates and on the whole the answers were quite good. However, most candidates made errors in sequencing. Sequence is very important. Sound machine में भी यही सेम चीज थी, बी वर्ड्सवर्थ में भी थी, और सिंगिंग लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फ्लो चार्ट या लाइन वाइज या पॉइंट वाइज नंबरिंग वाइज उसको लिख लो कि सबसे पहले उसकी फीलिंग क्या थी और वो कैसे करके चेंज हुई, and not aligning Miss Meadows' changing mood with the circumstances in her life. Starting from the beginning, जहां से उसका मूड खराब था जब वो म्यूजिक रूम में एंटर करती है, वहां से लेकर के till the end। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि how the lesson as it progresses becomes an echo of Miss Meadows' feelings। कहीं ये तो नहीं लिखा है ना कि लेटर से पहले वाला हिस्सा सिर्फ बताना है। तो जहां तक उसको दूसरा लेटर नहीं मिल जाता है और वो चीजें वहीं पर एंड नहीं हो जाती हैं, मिस मेडोज की सैडनेस वहीं खत्म नहीं हो जाती, वहीं तक आपको उसको पूरा मेंशन करना है लास्ट तक। सम कैंडिडेट्स रिसोर्टेड टू राइटिंग बेयर समरीज, जो कि मत करना, टेक्स्ट बुक से पढ़ो, यू विल गेट बेटर आंसर्स। मिस मेडोज पर्सनैलिटी वॉज नॉट ब्रॉट आउट थ्रू हर इंटरैक्शन, जो कि आपको लिखनी है, विद द स्टूडेंट्स इन a few answer scripts। ओके, मतलब उन्होंने क्या किया है कि उनकी पर्सनालिटी उन्होंने नहीं मेंशन की, जो कि इसमें करनी थी। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, टेल द स्टूडेंट्स टू क्लोजली एडहर टू द टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट पढ़ना है। स्टूडेंट्स टू पे अटेंशन, नोट द एक्शंस एंड वर्ड्स ऑफ ईच कैरेक्टर, आइडेंटिफाई व्हाट इट रिवील्स अबाउट देयर कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर के बारे में ये सब चीजें क्या बता रही हैं। ट्रेन द स्टूडेंट्स टू गिव एग्जाम्पल from the text to support their observations, और text से related आपको answers देने। Okay, now again I'm rereading the question। Question क्या कहता है जिसका हम लोग अब solution देखेंगे, that with close reference to the short story the singing lesson, describe how the lesson as it progresses becomes an echo of Miss Meadows' feelings। तो क्या कहा गया है, the short story the singing lesson written by Catherine Mansfield, छोटा कर दें इसको हम थोड़ा सा और, हाँ, describes a particularly significant emotional shift that occurs, ये word phrase याद रख लेना, that occurs in a very short period। The story follows a school music teacher, Miss Meadows, whose sad personal life becomes interconnected with her professional duties। इसमें ये वाली लाइन भी आप यूज कर सकते हो, that Miss Meadows की personal life was getting mingled or getting messed up, ठीक, messed up with her professional life, messed up with her professional duties as a teacher। As readers come to understand the reasons behind Miss Meadows' behavior, such as the nature of her relationship with her fiancé Basil, they understand the theme that the author explores throughout the story। The character of Miss Meadows is an essential tool used by the author in depicting the theme of reliance। Very important। Reliance का क्या मतलब, और हो सकता है कि इस बार आपसे थीम पूछ ली जाए डायरेक्टली, ठीक है। रिलायंस का क्या मतलब होता है, डिपेंडेंस, किसी और पर जब आप रिलाय करते हो या निर्भर होते हो। तो एज अ कैरेक्टर सिचुएशन with her fiance changes during the story, so does Miss Meadows' personality and behavior towards the students and colleagues। Her emotional state is evident in the opening lines of the despair, with despair led to the music hall। Okay, ये जो opening line थी, पूरा ये वाला एक बड़ा सा कोट था जिसको छोटा से करके दिया है, तो ये इसको पढ़ लेना। यहाँ से मीन शुरू होता है कि जो स्टोरी है वो स्टार्ट ही बहुत ज्यादा सैडनेस से होती है। इट इज क्लियर that she feels an intense amount of despair and sadness
दिस एंग्विश, ये जो उसके अंदर की एंगर थी या वरी थी, एंजाइटी थी, इट अफेक्ट्स हर एक्सचेंज विद अ फेलो टीचर, साइंस टीचर जो उसको सबसे स्टार्टिंग में मिली थी, who tries to greet her pleasantly but receives a grimace in return. स्टार्टिंग में जो टीचर उसको मिली थी, साइंस टीचर, शायद साइंस टीचर ही थी एज फार एज आई रिमेम्बर, वो उसको जब ग्रीट करती है तो इन रिटर्न शी गिव्स अ ग्रीमेस, मतलब उनके ग्रीमेस होते हैं जो आप टेढ़े मेढ़े से मुंह बना देते हो देख करके, मीन्स आप बहुत नाइसली, बहुत ही वार्मली किसी को ग्रीट नहीं करते हो. As the story develops, the narrator reveals the reason for her sadness, which is that her fiancé has written her a letter breaking off their engagement. कि उसमें क्या लिखा था, that they are breaking off their engagement, जो कि fiancé बेसिल ने लिखा था. Her odd behavior finds a reflection in her teaching methods. उसका ये जो odd behavior है वो ही चीज उसके टीचिंग बिहेवियर में बहुत ज्यादा झलकती है. शी पुशेज हर स्टूडेंट्स टू सिंग अ सॉन्ग विथ इंटेंस इमोशन. और ये उस क्या होता है इसके कारण, उस सॉरी, इससे क्या होता है कि उसका जो स्टूडेंट्स हैं दे ऑल्सो सिंग, मतलब उसको अपने स्टूडेंट्स को भी वो बोलती है कि डू यू हैव टू सिंग अ लेमेंट. एक मिनट रुको, हम जरा अपना कैमरा चेक कर दें. सही है, ठीक है. फिर बट she pushes her students to sing a song with such intense emotion expression that she upsets them in the process. और वो क्या करती है, उनसे बोलती है कि लेमेंट गाओ, with expression गाओ, और इसके कारण they also become upset. Just then she receives a word from Basil, और उसी टाइम पर वो बेसिल से एक लेटर रिसीव करती है जो कि हेड मिस्ट्रेस के केबिन में उसको मिलता है, जिसमें वो लिखता है दैट ही डिड नॉट मीन टू कॉल ऑफ देयर एंगेजमेंट एंड विशेस टू कंटिन्यू देयर रिलेशनशिप. और जिसमें वो साफ साफ कहता है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, आई एम नॉट क्लोजिंग दिस एंगेजमेंट एंड आई विश टू कंटिन्यू, हम इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं. एट वंस उसकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंजेस. अब यहाँ पर उससे पहले जो उसके फेस पर ग्लो आता है या जो उसका रिएक्शन है वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है. हर वॉइस रेजोनेट्स विद होप, जॉय एंड लव, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी. शी नाउ एनकरेजेस द टू सिंग द सॉन्ग विद जॉय एंड हैप्पीनेस रादर देन ड्रेड एंड ग्लूम. वो क्या करती है, जब वो वापस म्यूजिक हॉल में जाती है वो सॉन्ग ही चेंज कर देती है. वो कहती है कि ये लेमेंट मत गाओ, नाउ यू कैन ओपन द सॉन्ग, द हैप्पी सॉन्ग, और उसको गाओ. It is apparent that her mental health is dependent on the status of her relationship. कि जैसा if Basil has said they'll continue the relationship, तो उसके कारण उसके ऊपर बहुत ही अलग impact पड़ता है. She feels rather happy. Her reaction to the yellow chrysanthemums, ये बहुत important है, स्टार्टिंग वाला भी और एंडिंग वाला भी. स्टार्टिंग में जब वो जो छोटी सी गर्ल होती है, ठीक, जो मैरी होती है, स्टूडेंट होती है, वो उसको जब देती है तो शी अवॉइड्स हर इन द सेंस कि वो उसको कोने में रख देती है और वो स्टूडेंट से बोलती है कि इस पेज पर आओ. उसको वो ध्यान नहीं देती है या बहुत नाइसली एक्नॉलेज नहीं करती है, बट लास्ट में वो उसको ऐसे पकड़ के रखती है और अपनी हंसी छुपा रही होती है. इंडिकेट्स हर मेंटल स्टेट. When she receives a disturbing letter from Basing, she ignores the offer of flower completely and tells the student to turn on page 14. ठीक, she no longer wishes to appreciate the joy and happiness in her life. मतलब जो भी उसके लाइफ में हैप्पीनेस और जॉय है वो उस चीज को नहीं देखती है. शी इवन इग्नोर्स द फैक्ट दैट शी हैज अपसेट द स्टूडेंट्स, कि क्या उसने स्टूडेंट्स को भी अपसेट कर दिया है, इस चीज को भी वो बहुत ज्यादा नोटिस नहीं करती है. हाउएवर, as soon as Basil changes his stand, all her joy and happiness surge back. जैसे ही वो वापस आता है, बेसिल का लेटर आता है जिसमें वो कहता है कि now they are continuing the relationship and he was in a mad mood, तो उस टाइम पर वो वापस हैप्पी हो जाती है. she does not question his fickleness, वो उसके इस अजीब बिहेवियर को वापस से दोबारा क्वेश्चन नहीं करती है बेसिल के. her well-being is dependent on him even if she has hidden doubts about his sincerity. She places her happiness in the hands of another person and suffers an emotional seesaw. Seesaw वही वाला झूला होता है, ठीक, तो उसी को ही यहाँ पर as metaphor बोला गया. आई होप इतना आपको समझ में आ गया है. टेम्पेस्ट का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट ही कर लो. आई डोंट वांट टू लीव द थिंग्स जो आपको नहीं पता है,
2019 में वो भी आया है. तो I will make a separate video on that Tempest. Okay, it will be posted today itself. See this, if there's something that you have not understood, इसके ढंग से तरीके से बिल्कुल नोट्स बनाओ अपने पास. स्टोरीज के भी एटलीस्ट काम काम की चीजें रिलेटेड टू द टेक्स्ट पार्ट आप उसको अपने पास नोट डाउन कर लो. कैरेक्टर एनालिसिस अपने पास लिख लो एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, एंड best wishes you for your exam. Keep preparing, keep studying. Thank you.